अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नाज़रीन, एक मुलाकात प्रोग्राम में एक से एक शख्सियतों के साथ आपको रूबरू कराते चलता हूँ, जहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर इस तरह के कई हज़रात हमारे स्टूडियो पर आते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम साहब, जो ख़ास तौर पर एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद हासिल होती है। इससे मुराद स्टूडेंट को लेकर बहुत सारे सवालात आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले मैं सफ़ा टीवी न्यूज़ के नादरीन को का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारा शो देख रहे हैं, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं सफ़ा टीवी न्यूज़ के नादरीन को आप अपना एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन दे तो बेहतर होगा। वैसे तो सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोग आपको जानते हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी एक छोटा सा इंट्रो मिल गया तो बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सफ़ा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को आप यहाँ मौका दिए, प्लेटफॉर्म की बात करने के लिए। जिस तरीके से मेरा नाम भी खुर्रम अली है, मैं एक विद्यार्थी नेता हूँ, PRS हैदराबाद कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट VSD का हूँ। सर, हाल ही में कई मुद्दे आप उठाते और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से बताते, चाहे वो SSC एग्जामिनेशन का हो, इंटर का हो या डिग्री का हो। तो हाल ही में जो फीस को लेकर और डोनेशंस को लेकर कुछ वाक़यात सामने आए हैं, इससे मुताल्लिक़ आपकी कारकर्दगी के बारे में अगर थोड़ा सा बताए तो बेहतर रहेगा। जिस तरीके से तेलंगाना में एक पर्सन एग्ज़ाम्स जो हुए थे, उसको लेकर हज़ारों बच्चों के कंप्लेंट थे। कई सारे बच्चों ने तो सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। उसको लेकर हमने कोशिश की थी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मिलने की, बट वहाँ पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैंने पर्सनली जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की और हमने TRSV से, जो स्टूडेंट विंग है BRS पार्टी का, उससे रिप्रेजेंट दिया था। तो मैडम से बात होने के बाद मैडम ने हमारी जो एम्स से कंडीशन से वो देखते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि स्टूडेंट्स को कॉलेज से कोई कंसर्न नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली वेबसाइट से क्या है हॉल टिकट डाउनलोड कर सके, एग्जाम्स जा सकते हैं। इतना नहीं बल्कि उन्होंने जियो पास किया था और जितने भी एग्जाम के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो लोग को इंटीमेट दिया गया था कि बगैर हॉल जस्ट जीरोक्स हॉल टिकट भी रहा तो स्टूडेंट को अंदर छोड़ना है, नहीं रुक सकते बोल के। लेकिन उसके बावजूद भी सफ़ा टीवी को भी और काफ़ी सारे लोगों की शिकायत मौसूल हुई कि भाई हमको रोका जा रहा। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? पहली बात तो ये है कि किसी को रोका नहीं गया था, बट जैसा कि जानते हो कि आज एजुकेशन जो है सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। जी हाँ। तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चों को क्या है गुमराह कर रहे थे कि नहीं तुमको अंदर जाने नहीं देंगे, स्टैम्प रहा तो जाना है, नहीं है तो उसको लेके कई सारे विद्यार्थी परेशान थे। मैं आपके चैनल के जरिए से बोलना चाह रहा हूँ, पहली बात तो भाई बच्चा पढ़ रहा है, उसको ये जो एग्जाम का टाइम होता है वो एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, उसका पूरा साल की मेहनत होती है, उसका करियर डिपेंड करता है। ये मोमेंट पे बच्चा पढ़ेगा या फिर फीस के बारे में सोचेगा, हॉल टिकट के बारे में सोचेगा, इस तरह के टेंशन को दी के क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से मुझे जो कॉल्स आए थे, मैं 500 से 600 कॉल्स में अटेंड किया था, जिसमें हॉकर्स के बच्चे थे, ऑटो वालों के बच्चे थे, रिक्शे वालों के बच्चे थे। एक बच्चे के 15,000 10,000 रुपये फीस बाकी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक दिन में बंडी वाला आदमी 10,000 रुपये कहाँ से ला के देंगे? उसके बाद दो ही ऑप्शन रहेगा बच्चे के पास, एक सुसाइड अटेम्प्ट करूँ या एक पढ़ाई छोड़ूँ या एक घर बैठ जाऊँ। तो ऐसे मोमेंट पे मैं कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट की बात से लेकर आपके सामने लेकर चलो, साबिक़ा में जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे बात होती थी, लेकिन आज के मौजूदा सूरत में जो है एजुकेशन मिनिस्टर अभी सेलेक्ट नहीं हुए, पता नहीं क्या। तो इससे मुताल्लिक़ आप भी अगर आप किसी रहनुमा से मुखातिब हो रहे हैं, तो जब आप जैसे शख्सियत को मुश्किलात का सामना हो रहा, तो फिर आम आवाम जो स्टूडेंट्स है वो लोग जो है अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे या उनका जो भी लीडर रहेगा? तो पहले तो मैं ऑलरेडी हमने 4 से 5 लेटर्स रेवंत रेड्डी साहब को दिए हैं कि हमने कहा है कि आप डिपार्टमेंट चला रहे हो, जब डिपार्टमेंट का सदर ही नहीं रहेगा तो डिपार्टमेंट को रन करेगा। जिस तरीके से बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पास, मैं खाली बस एक सेक्टर की बात भी करूंगा, अगर सिर्फ मुस्लिम्स की बात करूंगा तो हमारे मुस्लिम सेक्टर से OC और ST जो BCD है, जो कुरैशी मोहम्मद ये लोग आते हैं, वो लोग की जगह मैं बात करूंगा तो 3,500 से ज़्यादा स्कॉलरशिप पेंडिंग है। अब तक उसका कोई रहनुमा नहीं है। 4 ITA डालने के बाद भी कोई गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस तरीके से लोग ने एक कांग्रेस से भरोसा करके, एक कांग्रेस जो सर राहुल गांधी जी आए थे, आके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वादा किए थे कि ये आने वाला तेलंगाना युवाओं का तेलंगाना है। मैं यहाँ पर वादा करके जाता हूँ कि मैं आने वाले टिकट्स युवाओं को दूंगा, मैं पूरा डिपार्टमेंट चेंज करके युवाओं को मौका दूंगा, युवाओं के लिए 5 लाख का लोन दूंगा, युवाओं की जो भी फीसेस है मैं माफ़ कराऊंगा और युवाओं की स्कॉलरशिप में टाइम टू टाइम कराऊंगा। आप देख सकते हैं आज 6 महीने हो गए, 200 दिन के ऊपर होने आ गए, ना स्कॉलरशिप आई,
ना ही लोन आया है। इतना लोन स्कॉलरशिप तो दूर की बात है, अब तक युवाओं को सर्टिफिकेट्स मिलने की भी बात नहीं आ रही। गवर्नमेंट चला रही क्या है, एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट्स होल्ड नहीं कर सकता। आज 90% कॉलेजेस को देखिए आप, डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हैं। पहले तो भी सोचा में आता था कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट रुकते थे, अब हद इतनी हो गई 10th के बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स रोका जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीओस क्या कर रहे हैं, एमईओस क्या कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है। अब ये सवाल पूछना है तो किससे पूछना। एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल ये भी आया है कि तकरीबन जो है हमारे को कॉल्स भी आते कि भाई एडमिशन लेने जा रहे हैं, हमको जो है स्कॉलरशिप की फैसिलिटी के ताल्लुक से कोई न्यूज़ है तो हमारे को बताओ, कोई आर्टिकल है तो हमारे तक पहुंचाओ। तो हाँ, ऐसे वाक़यात तो आपके साथ भी पेश आते होंगे, ख़ास तौर पे जैसा कि भाई एडमिशन ले रहे हैं, कोई एक प्राइवेट, मैं किसी तंजीम का नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, वरना उन्होंने समझेंगे कि हमको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तो मैं किसी तंजीम या फिर किसी कॉलेज का नाम नहीं लेते हुए बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्राइवेट कॉलेज है, अब वहाँ पे एक एडमिशन से मुताबिक 31,000 रुपये है, लेकिन उनको जो है हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ या फिर एक 5-10 हज़ार रुपये का कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आपके कैडर में या फिर आप जो स्टूडेंट्स के कैडर को लेके चलते, तो ऐसे में अब तक कितनी शिकायतें आपको मौसूल हुई? देखिए साहब, एक आध की तो बात करूँ पर तेलंगाना का यही हाल है। अच्छा, चाहे वो एसटी रहने दो, चाहे बीसी रहने दो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ रहने दो, किसी की भी कॉलेज टाइम पे नहीं आ रही है। अलबत्ता फिर भी क्या है, एसटी को क्या है, उनके खुद के कोटे हैं, उनको सोर्सेस है, उनको क्या है मंथली कुछ EMIs आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर क्या है, बीसी के लिए हॉस्टल रिजर्व है, एसटी के लिए हॉस्टल रिजर्व है, बट माइनॉरिटी का क्या होगा? ना माइनॉरिटी के बच्चों को हॉस्टल में मिल रहा है, ना माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप आ रही है, ना ही कोई माइनॉरिटी को पूछने वाला है। माइनॉरिटी चेयरमैन के पास जाओ, उनके पास तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हज हाउस कमेटी के पास जाओ, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाओ, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी किससे बात करेंगी? इतनी तो शर्मिंदगी की बात है हमारे तेलंगाना में कि जब से तेलंगाना बना है, हमारा एक तो माइनॉरिटी मिनिस्टर था, महमूद अली साहब, आप खुद जानते हैं, उनको तो भी BRS ने मौका दिया था। अभी कांग्रेस बात करती है मुसलमानों को साथ देने की, मुसलमान हमारे साथी है, इतना तक है कि मुसलमान हमारे बैकबोन है बोल के, ये बैकबोन बना के मुसलमानों की बैकबोन पे मार रहे हैं। अब तक ना एक मुसलमान MLC आपने डिक्लेयर किया, ना एक मुसलमान मिनिस्टर आपने डिक्लेयर किया, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर देखा गया तो कोई भी रोड चलते इंसान को भी आप 1 महीने के लिए मिनिस्टर बना सकते हैं, 1 साल तक मिनिस्टर रख सकते हो उसको। फिर क्यों राहुल गांधी खामोश बैठे हुए? अब एक बात मुद्दा लेके आता हूँ, आप सियासी बात कर रहे हैं, मैं एजुकेशन से मुराद खास तौर पे हमारे पुराने शहर में एजुकेशन लैक बहुत ज़्यादा, इसकी एक वजह कुछ? देखिए साहब, पहले तो एजुकेशन लैक की जो बात कर रहे हैं आप, एजुकेशन नहीं है बोल के बात कर रहे हैं, वो 90% डिपेंड तो हमारे लोकल लीडर्स के ऊपर है, और दूसरी चीज़ क्या है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। क्यों पब्लिक खामोश बैठ रही है? जैसा कि मैं एग्जाम्पल आपको देने बैठा हूँ तो बहुत एग्जाम्पल है। खाली एक याखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे 200 स्कूल है जो आज कचरा कुंडी बन चुके हैं। आप डबलपुरे पे जाइए, वहाँ पे पूरा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल बंद करके सामने कचरा कुंडी डाल दिया। मुफीदुल्लाह पे जाइए, बाहर कचरा कुंडी बनी हुई है। तो और एक चीज़ क्या है, हमारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बोल दो, वो लोग समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है। जिस तरीके से आज हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में 4,000 से ज़्यादा इलीगल स्कूल चल रहे हैं जिसके पास कोई परमिशन नहीं है, और 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल है जिसके पास 6 तक परमिशन है, वो 10th के एग्जाम किसी और स्कूल से दिला रहे हैं। और बच्चे की फीसेस क्या है, 15,000 16,000 रुपये मंथली ले रहे हैं। जबकि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, बगैर 1 रुपये के उल्टा खाना खिला के बच्चों को आपके PhD के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन से टीचर्स होते हैं? इंटरमीडिएट फेल टीचर्स है आपके पास, डिग्री फेल टीचर्स है कहाँ पर, ये जो गवर्नमेंट टीचर्स है PhD टीचर्स होते हैं। तो हमारे OECD के लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बजाय कि प्राइवेट स्कूल में तवज्जो दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, वही मतलब है। इस तरीके से KCR साहब के भी स्कूल से, ट्रीम्स के स्कूल से OECD को डेवलप करने के लिए चार मीनार पे गर्ल्स स्कूल बनाया गया था, यहाँ पे मगलपुरे के पास बॉयज़ का डाला गया, अलग ट्रीम्स का कॉलेज रखा गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ, इतने फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता। और यहाँ पे क्या है साहब, पहली बात तो क्या है, हमारे OECD में क्या है, पब्लिक अनएजुकेटेड है, उनको कोई रास्ता बताने वाले की नहीं है। बट मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी मदरसे वाले हैं, जितने भी हमारे मस्जिद के इमाम हैं, वो लोग को चाहिए जब जुम्मे का दर्स होता है, वो दर्स में ये लोग जिक्र करें जिस तरीके से जो हाफिज़ बन रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, बच्चे को हाफिज़ बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ वो अरबिक से यहाँ पे ओपन के जरिए 10th कराइए ना साहब,
उर्दू के सही टॉस से गए, टॉस में अब 4 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, तेलुगु लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और केसीआर साहब ने तो इतना कर दिया है कि हिफ्स करे बच्चे के लिए 50% फीस माफ है, आपको पता नहीं चाहिए। जैसा कि दूसरे से अगर 3,000 रुपये फीस है तो हिफ्स करा हुआ बच्चा कर रहे हैं 1500 में उन्हें 10th निकाल सकता है, 1500 में इंटरमीडिएट निकाल सकता है। ये चीज़ अगर पब्लिक को मालूम ही नहीं है हमारे पास। अब एक बात, आवाम जो है हमसे सवालात करते रहती है, हम भी जो है जवाब देने में पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल का एडमिशन हो या कॉलेज का या डिग्री का, वहाँ पे डोनेशंस कंपलसरी हो गया। कई कॉलेजेस माफिया बन गए, समझो ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का इनके ऊपर क्या कानून लागू हो सकता है? सर देखा गया तो पहले तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो PIL फाइल की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि डोनेशन बैन किया जाए, डोनेशन कोई लेना नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ क्या है, पेरेंट्स को चाहिए वो जो भी कॉलेज में अगर डाल रहे हैं ना तो काउंसलिंग के थ्रू डाले, काउंसलिंग के तरह लीगल वे में डाले। हमारे लोग क्या करते हैं, बैक डोर देखते हैं, अरे कैसा पीछे से ढकल दूँ, बच्चा एग्जाम में लिखा तो कैसा ढकल दूँ, तो उसके लिए वो लोग खुद से रिश्वत दे रहे हैं, वो इलीगल है। तो मैं पब्लिक से कहना चाह रहा हूँ, डोनेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली काउंसलिंग में अप्लाई करें, या कोई भी कॉलेज वाला या कोई भी आपको एडमिशन नहीं दे रहा है या फिर कोई भी डोनेशन अगर करता है तो आप सीधा इनकम टैक्स में जाके डाल सकते हैं या फिर हमारे इससे जुड़ सकते हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है इसमें, कोई कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेज ओवर प्राइस, जो उनके जो फीसेस है ज़्यादा बता दे रहे हैं, जबकि वही जो है दूसरी जगह पर प्राइस उसका कम रह रहा है, फीस कम रह रही। इससे मुताल्लिक क्या कर सकते हैं? सर कैसा है बोल तो एजुकेशन सिस्टम में 2 कैटेगरीज है, एक VIP लेवल होता है, एक मीडियम लेवल होता है। जिस तरीके से आप वो स्कूल को जो डाल रहे हैं आप, वो स्कूल के टीचर्स की सैलरीज, क्योंकि PhD टीचर जो सैलरी लेती है और 10th फेल टीचर जो सैलरी लेती है, दोनों में डिफरेंस होता है। और रही दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि जो फीसेस का है, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जब एकेडमी ईयर आता है ना, जब ही बैठ के गवर्नमेंट से GO पास होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से एफिलिएटेड लेके एग्री होकर कौन से कॉलेज को क्या से क्या लिमिट में फीस लेना है वो साल को ऑलरेडी डिक्लेयर होता है। उससे बढ़ के अगर कोई भी कॉलेज आपसे पैसे लेता है तो कॉलेज के खिलाफ आप जाके हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर आपके मंडल एजुकेशन ऑफिसर में लेटर लिख सकती है। वो लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं लिख रहे हैं तो आप कोर्ट को PIL फाइल कर सकते हैं, या फिर घर बैठे students.complain के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेरा सवाल ये है, एजुकेशन से मुराद स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके ताल्लुक से अगर आप कुछ कहें तो बेहतर रहेगा। सर देखिए, हमारे पास 3 कोटे होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा, कल्चर कोटा, NCC कोटा। ये कोटों के जरिए क्या है बोल तो बच्चों को बड़े से बड़े कॉलेज में फ्री सीट्स मिलते हैं। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, नारायणा है, चैतन्या है, या फिर बड़े से इंटरनेशनल कॉलेजेस है, वो लोग क्या है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट सीट भी मिलती है। तो मैं हमारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, जिस तरह पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह स्पोर्ट्स, कल्चर, NCC ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका आपको क्या है गवर्नमेंट जॉब में भी और आजकल प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन है। अच्छा, जैसा कि किसी को अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी अगर आपके पास ये NCC का कोटा रहेगा तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। 3 से 4% NCC कोटे के लिए रिजर्वेशन है, 2% स्पोर्ट्स कोटे के लिए रिजर्वेशन है और 1% कल्चर कोटे के लिए रिजर्वेशन है। तो मैं जितने भी अपने भाई लोग हैं, जितने भी आपके लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लें, क्योंकि इससे हमको टाइम खराब नहीं होने वाला है। देख सकते हैं हमारे हैदराबाद से सिराज है जो क्रिकेटर, आज देखो उनकी लाइफ चेंज हो गई। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड सिटी से बिलोंग करने वाले हैं। जैसा कि परसों बिग बॉस में एक जना जाके आया, परसों में एक अपना क्या नाम, एक रायपर है जो अपने गोशामल से बिलोंग करने वाला है, आज दुनिया में राज कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे? और एक सवाल ये भी निकल के आ रहा, सेंटर की तरफ से हमारे स्टेट में तालिब इल्म के लिए क्या फैसिलिटीज है, इससे मुराद अगर बेहतर? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30% तक आपकी जो फीस का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके अकाउंट में आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप आती है आपके पास, माइनॉरिटी का जो कल्चर डिपार्टमेंट होता है उससे स्कॉलरशिप्स आती है आपको, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप आती है। 4-5 से जरिए है जहाँ से आप स्कॉलरशिप डाल सकते हैं। बट हमारे पास क्या है, बस तेलंगाना गवर्नमेंट में डाल लिया, स्कॉलरशिप खत्म हो गया। अच्छा, 4-5 जगह से आप स्कॉलरशिप इंक्रेज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो मेरे भाई उर्दू से बिलोंग करते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो लोग के लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है हमारे पास जी, मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसमें आप PG कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, या फिर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, कोई भी एज का लोग कर सकते हैं। आप 40 साल के भी 10th करने का आपके पास हमारे पास है, 50 साल में भी आप डिग्री कर सकते हैं। तो एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। मैं नहीं पढ़ा था बोलने का मतलब नहीं है, जब नहीं पढ़े थे आप पढ़ सकते हैं। अब आपके अंदर चाहत रहना है कि तालीम हासिल करना, आपके अंदर चाह रहा, क्योंकि देखिए आज तो ये ज़माना हो गया है, आप पासपोर्ट को भी जाएंगे तो 10th नहीं है तो आपको
अलग पासवर्ड मिल रहा है। जी ओके। आने वाले ज़माने में आपको लाइसेंस के लिए 10 कंपल्सरी होने वाला है। मैं सफ़ा टीवी के नादरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप अपना कीमती वक्त देके ख़ास तौर पर एजुकेशन के ऊपर कुछ अहम गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे। इस वीडियो के ज़रिए से आप कमेंट करिए, आपके अगर कोई सवाल है या किसी तरह के मसाइल है एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो एक मुलाकात प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको रूबरू करेंगे और आपके सवालात के जवाब देने के लिए आप बिल्कुल हाजिर रहेंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारें। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।